हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द वर्ड एंड द वर्ल्ड बाय बीके मातीलाल, जो कि हमारा DSc डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर फिलोसफी ऑफ रिलीजन की एक रीडिंग है। सो now, for a long time in the West, philosophy was thought to be concerned with the established truths of a very general kind, with metaphysics and ethics, with other truths to be arrived at through the power of reasoning. तो ये चीज़ अगर हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखें या वेस्टर्न फिलोसफी को देखें, तो वेस्टर्न फिलोसफी में philosophy of language, I'm sorry, I just said philosophy of religion, our discipline specific core philosophy of language for सेमेस्टर 6 या सो फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो था उसको फिलोसफी के अंडर स्टडी ही नहीं किया जाता था एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, एज अ डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी। सो मेटाफिजिक्स था, एथिक्स था, जो हम सब ऑलरेडी जानते हैं, वी आर क्वाइट फेमिलियर विद दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स एंड देन एपिस्टेमोलॉजी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट एज लैंग्वेज अगर हम देखें, in this scheme, philosophy of language occupied no important place. Since Descartes, it was noticed that the starting point of the subject was epistemology. So, later in the post-Freudian period, some analytical philosophers believed that philosophy of language in a specific sense should constitute the starting point of philosophical studies. तो ये बाद में जाके हमने गॉटलोब फ्रीगे का आर्टिकल पढ़ा, हमने रसल का आर्टिकल पढ़ा, हमने स्ट्रॉसन का आर्टिकल पढ़ा। ये लेटर एनालिटिक फिलोसफर्स है, मॉडर्न फिलोसफर्स है, जिनके बाद से फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज को बहुत वेटेज देने लगी है। फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज को ऐसा ट्रीट किया जाने लगा लाइक इट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, कि हमें अगर हम फिलोसफी पढ़ना शुरू करें ना, तो वी शुड स्टार्ट विद फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज। बट वाई? क्यों हम मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी सब चीज़ों को साइड में रख के फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज पे फोकस करें? द रीजन बीइंग ह्यूमन लैंग्वेज इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, एक ही वर्ड के कितने मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स के लिए एक मीनिंग के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वी हैव सिनोनिम, वी हैव फोनेटिक थिंग्स, वी हैव ग्रामर, सो मेनी थिंग्स। लैंग्वेज जो है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, लेकिन इसकी सुप्रीम रेलिवेंस लाइज इन द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट थिंकिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज। कि हम लोग हमारे थॉट को लैंग्वेज से डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते। हम जब सोचते हैं, वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग। हमें ऑफकोर्स ये इतनी ऑब्वियस चीज़ है कि हम अभी इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम सोचते हैं ना, वी नॉट जस्ट थिंकिंग, हम लोग सेंटेंसेस में सोच रहे हैं। ओके, यस्टरडे आई वेंट देयर, आई एट दैट, मैंने वो खाया था, मैं उससे मिली थी, मेरा ये हुआ था, वो हुआ था, मुझे वो कलर पसंद है, मुझे वो कलर नहीं पसंद है। हम लोग जब सोच भी रहे हैं, हम लोग हमेशा सेंटेंसेस में सोच रहे हैं। सो लैंग्वेज इतनी इंटीग्रल पार्ट है हमारे थॉट प्रोसेस का कि हम लोग थॉट को लैंग्वेज से अलग ही नहीं कर सकते। हमारे थॉट्स कम्युनिकेबल ही लैंग्वेज के थ्रू है, दैट इज तो ऑब्वियस। अगर हमें हमारे थॉट्स को, आइडियाज को, व्यूज को, ओपिनियंस को अगर हमें कन्वे करना है, तो द ओनली मीडियम वी हैव लेफ्ट इज लैंग्वेज। एंड ऑल्सो देखिए, इट्स नॉट दैट लैंग्वेज का मतलब सिर्फ साउंड होता है, वो होता है। साइन लैंग्वेज इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, इट इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज ओनली। वो काइंड ऑफ लैंग्वेज क्या, वो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो हम बोल रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी। नॉट ओनली दिस इज लैंग्वेज। ओके, एनिमल्स हैव देयर ओन लैंग्वेज। वो जो फोनेटिक साउंड्स बनाते हैं, दैट इज देयर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज समथिंग जिसके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि when we're using language हमारे thoughts को convey करने के लिए, हम सोचते भी है ना, we're thinking sentences. So our thinking without language is also not possible. In fact, in our sense, language and thought may be simply indistinguishable. अलग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है language और thought को। एक मॉडर्न फिलोसोफर थे डमिट, जिनका बिलीव किस चीज़ में था, दैट द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज इज द बेस ऑफ द इंटायर स्ट्रक्चर। कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो फिलोसफी है, जो फिलोसफी सब्जेक्ट है, उसका पूरा फाउंडेशन, उसका पूरा बेस इज व्हाट, इट इज़ लैंग्वेज। कि बिना लैंग्वेज के जो हमारी फिलोसफी पूरी सब्जेक्ट हम स्टडी करें, इट्स नॉट पॉसिबल। argues that there is a very general aspect of our concern with language, and this concern is with the fundamental outlines of an account of how language functions. It is in this sense that the philosophy of language is to be regarded as the foundation of all the rest in philosophy. तो फिलोसफी का पूरा फाउंडेशन जो है वो लैंग्वेज के ऊपर और फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के ऊपर है। और व्हाट इज फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज? फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज मतलब कि एक लैंग्वेज कैसे फंक्शन करती है, लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। हम लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हम लैंग्वेज के बारे में उसके वर्ड्स एंड देयर डिफरेंट मीनिंग्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड दैट इज व्हाई लैंग्वेज एंड देन फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज इज द फाउंडेशन फॉर फिलोसफी। फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज जो है वो पूरी फिलोसफी का फाउंडेशन है।
तो फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज वाज पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफिकल एक्टिविटी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इट्स हिस्ट्री. हमने वेस्ट में तो देख लिया वेस्टर्न फिलोसफी, ग्रीक फिलोसफी, जहाँ पर लैंग्वेज वाज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिलोसफी. लैंग्वेज को फिलोसफी का फिलोसफी में लैंग्वेज को शुरू से पढ़ाई नहीं जाता था. लेकिन हम उसके कॉन्ट्रास्ट में इंडियन फिलोसफी देखिए तो इंडियन फिलोसफी में फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज जो था वो हमेशा से फिलोसफी का पार्ट था. फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द इंडियन फिलोसफी. जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं हाउ इट इज जस्टिफाइड. वेस्ट में तो हमने प्रूव कर दिया कि मेटाफिजिक्स था, एथिक्स था, लेकिन फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज नहीं था. हम क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया में फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज था, बट कहाँ था, वेयर, हाउ. देखिए वेदा दस मीन्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज. वेदास क्या है? अ बॉडी ऑफ नॉलेज जिससे हमें नॉलेज मिलती है, राइट काइंड ऑफ नॉलेज, प्रमाण जिसको बोलते हैं. इनफैक्ट अ सोर्स और मीन्स ऑफ नॉलेज. तो वेदास ही एक सोर्स ऑफ नॉलेज है जिससे हमें राइट नॉलेज मिलेगी. द स्क्रिप्चर्स आर इन फैक्ट अ बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स. तो वेदास क्या है? हमारे लिए नॉलेज है, द राइट काइंड ऑफ नॉलेज जो हमें फॉलो करना है. अकॉर्डिंग टू द 6 सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलोसफी अगर देखें या इंडियन फिलोसफी के मेजर स्कूल्स देखें. इसके अलावा जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, चारवाक है और मेजर स्कूल्स हैं जो वेदास को कंसिडर नहीं करते. लेकिन अगर हम हिंदू 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हिंदू स्कूल्स देखें उसके अकॉर्डिंग हम बात करें. अब स्क्रिप्चर्स यानी वेदास क्या है? वेदास इज अ बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स. वेदास में बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, फ्रेजेस हैं, पोएम्स हैं, लाइन्स हैं, कोट्स हैं, वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं. तो स्क्रिप्चर्स वेदास पूरी तरह से लिंग्विस्टिक है नेचर में, लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है. The linguistic nature of the scriptures in the case of Buddhism, the dialogues of the Buddha fulfill the same purpose. Same is true of Jainism and Mahavira. तो ठीक है हम वेदास की बात करें 6 इंडियन स्कूल्स के उसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांता. बट उसके अलावा इन 6 इंडियन सिस्टम्स के अलावा अगर हम जैनिज्म, बुद्धिज्म में देखें, हम चारवाक के लिए देखिए जो लोकायत स्कूल है उसका देखें, तीनों अलग ये जो अनऑर्थोडॉक्स जिसे बोलते हैं हम अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ स्क्रिप्चर्स. जैसे बुद्धिज्म देखें तो बुद्धिज्म इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वॉट, जो बुद्धा के डायलॉग्स हुए थे, कॉन्वर्जेशंस हुए थे अपने डिसाइपल्स के साथ. सेम इज ट्रू फॉर जैनिज्म. महावीरा के जो कॉन्वर्जेशंस हुए थे अपने डिसाइपल्स के साथ. लोकायत में देयर इज a whole book written. We don't have that book right now, but it is considered कि एक book लिखी गई थी. तो reveals gradually the fact that language of verbal testimony is an important part of or source of knowledge like perception and inference. तो we know this कि कैसे अलग अलग इंडियन स्कूल्स जो है वो अलग अलग प्रमाणास को यानी प्रमाणास आर लाइक द सोर्स ऑफ नॉलेज को कंसिडर करते हैं. वी हैव न्याय और वैशेषिक, मतलब वी हैव परसेप्शन, वी हैव इन्फ्रेंस, वी हैव कंपैरिजन, वी हैव वर्बल टेस्टिमनी. इतने हमारे पास टोटल करके 6 इस तरह से 6 प्रमाणास है या फिर सोर्सेज ऑफ नॉलेज है. तो जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, देयर एक परसेप्शन अगर हमारे लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है, जिससे हमें नॉलेज मिली हमारी अगर हम आंखों से कुछ देखेंगे नहीं, अगर हम कानों से कुछ सुनेंगे नहीं, हाउ विल वी गेट नॉलेज. तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग. परसेप्शन है, इन्फ्रेंस है, और परसेप्शन में सिर्फ 5 सेंस पूरे आते हैं. इवन टच, जैसे कि फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ, टच इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर देम, जो कि हमारा अनदर परसेप्शन ही है. वी हैव इन्फ्रेंस जो कि बेस्ड है परसेप्शन के ऊपर, इनडायरेक्ट परसेप्शन जिसको बोलते हैं. एंड देन वी हैव वर्बल टेस्टिमनी यानी जो स्क्रिप्चर्स जो लिखा हुआ है, जो ओरल हमारे पास है वो. सो वर्बल ऑल्सो, अगेन वर्बल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो बोला गया है. वर्बल इंक्लूड्स बोथ रिटन एंड स्पोकन. वर्बल के अंदर दोनों आता है, रिटन भी आता है और स्पोकन भी आता है. Strictly speaking, most of our knowledge today is derived from reading and listening. Hence, we can say that it is linguistically communicated. हमारी majority of knowledge जो है ना वो language के ऊपर based है. हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं. So this is somewhere related to knowledge and based on knowledge. In particular, however, analysis of sentences and words into significant components, the relationship between word and meaning, classification of words according to semantic contribution, division of words with reference to the division of ontological categories, logical and psychological factors in knowing the meaning of a sentence, philosophical significance of grammatical analysis and principles of linguistics, all these have been repeatedly discussed by the philosophers in India over the centuries. हमने अभी तक जितनी चीज़ें देखी हैं, डिविजन ऑफ वर्ड्स, जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसमें इसी आर्टिकल में, वील रीड अबाउट प्रीफिक्स. तो वर्ड्स का भी डिविजन होता है. वी हैव प्रीफिक्स, वी हैव सफिक्स, वी हैव सिनोनिम्स, वी हैव सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स हमारे पास होते हैं. कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड सेंटेंसेस, क्लॉजेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास है, चाहे हम ये वर्ड्स के बारे में देख ले या फिर मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस देख ले कि किसी उसका अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो हम लोग बहुत हेविली लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट है नॉलेज के लिए. इनफैक्ट इंडियन फिलोसफी में लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है. एंड इंडियन फिलोसफी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट लैंग्वेज को डिस्कस किया गया है, अनलाइक वेस्टर्न फिलोसफी.
Writing in 1969 on Sanskrit philosophy of language, F. Stahl commented that at times almost excessive preoccupation with language on the one hand and with philosophy on the other may indeed be regarded as a characteristic of Indian civilization. What Stahl has called Sanskrit philosophy of language in his survey of the modern research in this field is almost identical with what I wish to call Indian philosophy of language. तो F. Stahl ने जैसे बोला है कि इंडियन फिलोसफी की कैरेक्टरिस्टिक है ये कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है. लैंग्वेज को हमने देखा है कि जो वेदास में भी लिखा हुआ है, ठीक है, वेदास में भी वी हैव मीमांसा, वी हैव उत्तर मीमांसा, देन जैसे वेदांत में भी वी हैव अद्वैत वेदांत एंड सो मेनी डिफरेंट स्कूल्स. अब ये इनके अपने अपने ब्रांचेस हैं. हर स्कूल में हमें देखेगा कि एक अलग ही इंटरप्रिटेशन वेदास का निकल के आ रहा है. तो लैंग्वेज के साथ हमारा प्रियोक्यूपेशन, लैंग्वेज के साथ हमारा एसोसिएशन और उससे रिलेट करना फिलोसफी के साथ, ये इंडियन फिलोसफी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है और इसे एफ स्टाल कहते हैं द संस्कृत फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज. ओके, तो संस्कृत फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज को ही यहाँ पर मातीला जो है वो इंडियन फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज की तरह रेफर कर रहे हैं. सो इट रिफर्स टू द वेरियस व्यूज एंड कॉन्ट्रोवर्सीज सराउंडिंग द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग एज वेल एज द मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन पुट फॉरवर्ड बाय इंडियन फिलोसफर्स ऑल्दो दे ऑल रोट इन संस्कृत. व्हाई एफ स्टाल कॉल्ड इट संस्कृत फिलोसफी ऑफ लैंग्वेजेस, क्योंकि उनका मीडियम जो था, उनका जो लैंग्वेज था वो संस्कृत लैंग्वेज था, उनका मीडियम. सो दिस इज लाइक कि जो हमारा संस्कृत में ही उनके सारे कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, इसलिए एफ स्टाल कॉल्ड इट द संस्कृत फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज. तो नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड देन मेथड ऑफ लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ है. ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज को भी लाइक डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया गया है. शब्द इज अगेन वर्बल टेस्टिमोनी, दिस इज अ प्रमाण. So जैसे कि वी हैव प्रत्यक्ष, वी हैव अनुमान, वी हैव उपमान, वी हैव शब्द is verbal testimony. In this writing will be often translated as language unless the context demands that it be translated as linguistic utterance, that is words and sentences. तो शब्द का मतलब यहाँ पे हम words के लिए रेफर नहीं कर रहे हैं, शब्द को हम लोग लैंग्वेज, भाषा की तरह यूज करेंगे इस पूरे टेक्स्ट में. When, for example, my father tells me that his grandfather, whom I did not see, was 6 feet tall, my knowledge derived from his statement is unique in the sense that it is neither perceptually obtained, my father cannot transmit his perception to me, nor inferentially arrived on the basis of a mark or an evidence which must be known to be concomitant with what I infer. But my father's words themselves, coupled with my implicit trust in him, generates the required knowledge in me. हमने इन्फ्लुएंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है. वी हैव रेड इट इन आई थिंक सेमेस्टर 4 टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, टेक्सचुअल स्टडी ऑफ इंडियन फिलोसफी. हम इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ चुके हैं, हम परसेप्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. हमने मेजरली न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी का इंस्टेंस पढ़ा था इन प्रमाणास पे. नाउ हमने जैसे कि एग्जाम्पल देखा कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, वी नो दिस, बट लेट्स से कि एक पर्सन है जिसने अपने फादर से सुना कि उसके ग्रैंडफादर जो थे, उसके दादा जो थे, वो बहुत टॉल थे. अब जो पर्सन है, दैट्स से पर्सन एक्स, उसने अपने ग्रैंडफादर को कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, तो वो परसेप्शन बेस्ड नॉलेज नहीं हो सकती, परसेप्शन पे बेस्ड नहीं हो सकती. इन्फ्रेंस भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फ्रेंस के लिए कहीं ना कहीं परसेप्शन का इन्वॉल्व होना जरूरी है. इन्फ्रेंस हमेशा परसेप्शन के बाद ही आता है. इन्फ्रेंस भी नहीं हो सकता क्योंकि वो डिराइव ही नहीं हुआ है कहीं से, जब पर्सन ने एक्स ने अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा. तो यहाँ पर आती है हमारी थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज, जो है वर्बल टेस्टिमनी, कि वो पर्सन एक्स अपने फादर में ट्रस्ट रखता है कि उसके फादर जो उसे बोलेंगे एटलीस्ट अपने ग्रैंडफादर के बारे में, वो सच होगा, वो झूठ नहीं होगा. तो द पर्सन एक्स ट्रस्ट हिज फादर, और उस ट्रस्ट में और उस वर्बल टेस्टिमनी जो कि शब्द है, जो लैंग्वेज है, जो सेंटेंस अटर हुआ है कि ग्रैंडफादर वाज टॉल, उसके बेसिस पे वी आर कंसिडरिंग समथिंग. देन वात्स्यायन while commenting upon न्याय सूत्र cites as examples scriptural statements about heaven etc. imparting knowledge about such otherwise unknown facts. जैसे वात्स्यायन भी जो है वो कैसे वेदास में या फिर बहुत उपनिषद में, कई बहुत सारे टेक्स्ट में किस तरह से हेवंस के बारे में, हेल के बारे में बात की गई है. इन्हें भी एज ऑफकोर्स दिस इज ऑल नॉलेज, और ये हमारा परसेप्शन के ऊपर बेस नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता हेवन कैसा होता है, हमारा इन्फ्रेंस के ऊपर बेस नहीं क्योंकि हम उसको कहीं से डिराइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वर्बल टेस्टिमनी के ऊपर बेस्ड हमारी नॉलेज है. The best way to introduce the problem of deriving knowledge from linguistic utterance would be to go back to Akshapad, the author of Nyaya Sutra. Akshapad, according to him, the word is a praman, a means of knowledge, and he defines in the Nyaya Sutra, शब्द और word is what is instructed by a trustworthy person. कि शब्द को वो किस तरह से, अब देखिए, of course, फिलोसफी में हम ये चीज़ पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉमन पर्सन के लिए, इनफैक्ट हर ब्रांच ऑफ स्टडी में हमारे कॉन्टेक्चुअली बेस्ड वर्ड्स होते हैं. तो शब्द हिंदी में हमारे लिए एक वर्ड होगा,
अगर हम हिंदी में बोले कि एक शब्द लिखो मतलब एक वर्ड लिखो, फिलोसफिकली अभी जब हम शब्द की बात करें तो शब्द इज समथिंग जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जो कि हमें एक भरोसेमंद इंसान ने, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन या ट्रस्टवर्दी सोर्स से हमें पता चले और उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि जो भी लिखा है वो सच है. Here Shabd stands for Shabd Praman, that is means of knowledge called word. Apt stands for trustworthy or a reliable person. It is important to know that Akshpat did not identify Shabd with scriptures. तो यहाँ पे अब देखिए बहुत सारे हमारे पास थॉट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं. कई लोग वेदास को अथॉरिटेटिव मानते थे, उसको शब्द, उसको वर्बल टेस्टरी मानते थे, कई फिलोसफर्स नहीं मानते थे, बहुत सारी चीजें उसको लेकर. एंड आप्त इज वन हु इज इन अ पोजिशन टू इंस्ट्रक्ट और कमांड, दैट इज उपदेश. आप कौन है? जिस एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, जिसकी बात पर हम भरोसा कर सकते हैं, और भरोसा करने की वजह से वो एक ऐसे पोजीशन पे है जहां पर वो हमें कुछ कमांड दे सकता है. ही मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, उसे अपने धर्म के बारे में पता है, उसने धर्म को परसीव कर लिया है, समझ लिया, वो धर्म को फॉलो करता है. एंड ही इज एंगेज्ड इन मेकिंग अ स्टेटमेंट विद अ डिजायर टू कम्युनिकेट the objects or facts he has perceived them. तो एक आप्त कौन सा पर्सन है? इन आप्त इज somebody जो कि पहली बार जिसने खुद ने धर्म को समझ लिया है और फिर वो अपनी नॉलेज को कन्वे भी करे दूसरों के साथ. वात्स्यायन explains perception of facts as having complete knowledge of the fact. perception of facts मतलब एक फैक्ट के बारे में पूरी तरह से सारी प्रॉपर नॉलेज होना है, मतलब इनफैक्ट जितनी नॉलेज होना वो राइट नॉलेज होना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. हमारे पास रॉन्ग नॉलेज नहीं होना चाहिए. देन ही मेक्स अ मोर सिग्निफिकेंट कमेंट. दिस डेफिनेशन ऑफ आप्त और अ trustworthy person is common to all, that is the saints, the educated Aryas or the Malechas. This indicates that any person who is an expert and knowledgeable about certain facts would qualify as an apt irrespective of caste or creed or sex. तो यहाँ पर जैसे वात्स्यायन एक एग्जाम्पल देते कि जो पहले के ऋषि मुनि आर्यास बेसिकली होते थे, वो आप तो कह सकते हैं क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी पर्सन होते थे, वो इतने एजुकेटेड थे, उनके पास वो धर्म की सही नॉलेज थी, एंड प्लस वो उसको इम्पार्ट भी करते थे. ऑल ऑफ दिस इज ऑफ कोर्स बायस्ड टू वेरी एक्सटेंट. लेट्स टॉक अबाउट, अब हम वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पे आ रहे हैं. वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स. यक्ष डिवाइड्स वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इज टर्मिनोलॉजी पद. पद मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. 4 ग्रुप्स में. पहला है नाम यानी नाउन, substantives यानी आख्यात, verbs उपसर्ग एंड preverbs या prefix जैसे निपात या particles, invariant words और prepositions बोलते हैं. This fourfold division was as so नाम is nouns, nouns or substantives is नाम, verbs is आख्यात, preverbs या prefix is उपसर्ग, and particles या invariant words या prepositions is निपात. तो हमारे पास नाम, आख्यात, उपसर्ग एंड निपात. प्लीज हो सकता है मैंने अभी थोड़ा कुछ गलत बोला, बट नाम इज फॉर नाउन्स या सब्सटेंसिव, आख्यात इज फॉर वर्ब्स, उपसर्ग फॉर प्रीफिक्स और प्रीवर्ब्स, एंड निपात फॉर पार्टिकल्स और इनवेरिएंट वर्ड्स और प्रीपोजिशंस. ये 4 हमारे पास डिवीजन है. एज ब्रो rightly conjectures, a legacy of the analysis of the Samhita or connected text as uttered in the recitation of the Rig Vedic hymns into its constituent words called the Pad text, that is the forms in which they appear in isolation. Pad यानी किस तरह से हम एक एक को स्टडी करेंगे, प्रीफिक्स को, नाउन्स को, एवरीथिंग. Now, Pratisakya text, controversy, the gist of the controversy was put critically as Samhita Pada Prakriti. So, according to one analysis, Prakriti. According to one analysis of the compound word here, Pada Prakriti, the words would be primary elements, Prakriti, out of which the sentence is constructed. So, अब देखिए किस तरह से हम स्टडी करें इसको, कि सबसे पहला हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्ट्रोवर्सी भी है. पहली चीज है, पहला व्यू क्या कहता है कि जो वर्ड्स है ना वो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं. ठीक है, जैसे हम एटम्स, मॉलिक्यूल सब की बात करते हैं, उस तरह से वर्ड्स हमारे सबसे प्राइमरी एलिमेंट्स है, यानी प्रकृति है, और उससे निकल के हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. व्हाइल अकॉर्डिंग टू अनदर एनालिसिस इट मीन्स द ऑपोजिट, दैट इज द सेंटेंस वुड बी द प्राइमरी एंटिटी ओरिजिनली गिवन एंड द वर्ड्स आर अराइव्ड एट ओनली थ्रू एनालिसिस एंड एब्स्ट्रैक्शन. तो हमारे पास 2 कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज क्या आता है. पहला है कि जो वर्ड्स है, सिंगल वर्ड्स है, वो प्राइमरी एलिमेंट्स है जिनको मिला के सेंटेंस फॉर्म होता है. और दूसरा कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू जो हमारे पास है, मतलब दूसरा व्यू जो है वो ये है कि सेंटेंस प्राइमरी एलिमेंट है और फिर सेंटेंस से हम वर्ड्स को डिराइव करते हैं. To call something primary in this context meant that it had a preferred ontological status. तो प्राइमरी कहने का मतलब क्या होता है? प्राइमरी कहना मतलब वो कुछ बियॉन्ड है, कुछ ट्रांसेंडेंट है, समथिंग विच इज बियॉन्ड जस्ट ह्यूमन आईज, नोज, मतलब ह्यूमन परसेप्शन. तो जैसे हम गॉड को बोलते हैं, गॉड हैज ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस, गॉड ऑन्टोलॉजिकल बीइंग है क्योंकि वो बियॉन्ड ह्यूमंस है.
सो प्राइमरी का मतलब वर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो बियॉन्ड ह्यूमंस है, यू नो, इन अ like normal things, but something divine, supernatural, kind of something like this. What was called secondary would have a derived status. Secondary मतलब जो प्राइमरी से derive हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है या फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है, कुछ भी करके, पर वो प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइमरी से डिराइव हुआ है, वो है सेकेंडरी. The rather intriguing Indian term for what are generally called ontological categories, पदार्थ. पदार्थ मतलब something जो कि प्राइमरी है, जिसका ontological status होता है, literally meaning what the word refers to, or reference. पदार्थ, reference. Yaska's contribution, however, lay in singling out two main categories, a process or an action, and an entity or a being or a thing. तो दो ontological categories यास्का ने क्या करी, पहला है एक process या एक action बोल दो, and दूसरा है एक being, एक thing. L. Sarup chose to contrast these two, bhav and sattva, by using the familiar terminology of becoming and being. तो being and becoming ऐसी चीज़ें जो हम पार्मेनाइड्स में के साथ डिस्कस कर चुके हैं, हेरेक्लाइटिस के साथ डिस्कस कर चुके हैं, यू नो, कॉन्टेक्स्ट में, सो बहुत सारे फिलोसफर्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको बीइंग एंड बिकमिंग के बारे में पता है, यू कैन फाइंड द वीडियोज अपलोडेड ऑन माई चैनल. ऑल्सो हम WT स्टेज के ऊपर भी एक यू नो पूरी सीरीज कर रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो रेफर टू दोस्त. यहाँ पर हमने पार्मेनाइड्स, हेरेक्लाइटिस, एपिक्यूरियस, ऑल दीज फिलोसफर्स के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है. So L. Sarup chose Bhav and Sattva, becoming and being. E. Cares has questioned these translations and suggested being for Bhav and entity for Sattva. Yaskas first defined the notion of Akhyat, verb, and then the notion of noun by reversing the order of his own enumeration. It may be that he was implicitly influenced by the philosophical view of the grammarians that the verb constitutes the centerpiece of any sentence. तो अब देखिए, of course, जैसे हमें पता है, ये बहुत सारे views हैं, बहुत सारे thoughts हैं, working procedures हैं. तो यास्का क्या करते हैं, पहले ही names the noun और द नाम, एंड देन द आख्यात, एंड देन द उपसर्ग, एंड देन द निपात. लेकिन समवेयर वो सबसे पहले आख्यात को डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो ग्रामेरियंस है, यानी जो ग्रामर लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, उनके अकॉर्डिंग वर्ब जो होता है, जो एक्शन होता है ना, वो सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट होता है. द वर्ब इज डिफाइंड एज दैट विच इज भाव. तो वर्ब क्या चीज़ है, जो भाव है, जिसमें एक्शन है, जिसमें प्रोसेस है, और एक प्री डोमिनेंट नोशन. एंड अ नाउन इज डिफाइंड एज विच हैज द सत्व और द थिंग एज इट्स प्री डोमिनेंट नोशन. तो you know, we have the verb, which is the bhav, the process, the action, the thing happening, what is happening in the sentence as a main thing according to grammarians. And then we have the sattva, the thing, the noun, जो कि secondary, मतलब not secondary, but yeah. The process is one that has, according to one interpretation, an early stage and a later stage, and when such a process is the dominant sense, a finite verb is used, as in vrajati, walks, or pachati, cooks. But when a process is referred to as a petrified or configured mass extending from start to finish, a verbal noun is used, as vrajya, walk, or pakti, यानी cooking. अब difference देखते हैं, अब difference समझते हैं. एक पूरा action हो रहा है, ठीक है. Nouns भी क्या है, nouns भी कहीं ना कहीं according to this पोर्शन, नाउन्स भी कहना है कि वर्ब से डिराइव्ड है. नाउन्स जो है वो वर्ब से कैसे डिराइव्ड है, हम ये देखते हैं. हमारे पास क्या है, वी हैव अ प्रोसेस, एक एक्शन, जैसे कि चलने की प्रोसेस, वॉक्स. व्रजति एक वर्ब है जिसका मतलब है टू वॉक, वॉक्स मतलब व्रजति मीन्स वॉक्स. फिर उसके बाद जब हम उस प्रोसेस को एक स्टार्ट से लेकर एक फिनिश तक एक टाइम फ्रेम में बांध के उसको नाउन की तरह यूज करते हैं, दैट इज अ वॉक. So there is a difference between walks, because he walks, she walks, it walks, and then it was a good walk. तो ये जो walk है, this is the noun form. हमें verb और noun के बीच में तो difference पता ही है. But then according to this one view, जो हमारी noun है वो कहीं ना कहीं हमारी verb से derived है. Whatever we can point out by saying that such as a cow, an elephant, or a horse would be the referent of a noun word. Even an abstract idea or an action can be referred to by a noun word, as has been noted already, because we can also refer to it by that. तो nouns को basically कैसे define किया है, is कि nouns एक noun एक ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ को refer करती है, and it is referring to what? It is referring to a verb. Things, this may be the beginning of the idea that things, whatever they are, can be referred to by the use of a noun, and that the pronoun that is a dummy for any noun. Yaska's intuition, so it's like things can be referred to by the use of a noun, and that pronoun that is a dummy for any noun. तो pronoun तो हमें पता ही कि जब हम noun को बार बार नहीं बोलते, noun को substitute करते तो हमारे पास pronoun मिलता है. द्रव्य, which in the absence of a better term I shall call substance. The idea of a thing or a substance necessarily carries with it the idea of existence or reality or substantiality. Substantiality. So हमारे पास substance मतलब क्या है? Substance is related to existence, something which exists, और exist क्या है? Reality.
तो द्रव्य इज ट्रांसलेटेड एज सब्सटेंस. द प्रीवर्ब्स और प्रीफिक्सेस were never considered to be independently meaningful. अब एक प्रीवर्ब जो होता है, हम प्रीवर्ब बहुत अच्छी तरह से यूज कर चुके हैं, ऑलरेडी हम यूज कर ही रहे हैं लैंग्वेज में. देयर सिग्निफिकेंस लाइज इन द कॉन्ट्रीब्यूशन दे मेक टू द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब टू विच देर अटैच्ड. तो प्रीवर्ब क्या होता है? ऑफ कोर्स प्रीवर्ब वही होता है कि जब हम प्रीफिक्स या प्रीवर्ब को हम अटैच करते हैं मेन वर्ड को. तो प्रीवर्ब जो है ऑफ कोर्स उसके खुद का कोई मीनिंग एज सच नहीं होता है. हम इंग्लिश में ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं प्रीवर्ब्स को. ओके, let's take for example, okay so let's say for example we say record and then we say re-record. तो record एक verb है and re-record, अब re का as such कोई मतलब नहीं है, but re-record which means to record again, that is a preverb. प्रीवर्ब एंड प्रीफिक्स जो हम लोग ऐड करते हैं. हम एक इंडियन फिलोसफी का या फिर हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम्पल देखते हैं. अ वेल नोन वर्स स्टेट्स दैट द प्रीवर्ब्स बाय फोर्स चेंज एंड मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. कि कैसे गंगा के पानी में, गंगा नदी में जब ओशन का खारा पानी मिल जाता है तो कैसे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. उसी तरह से जब एक वर्ब के आगे एक प्रीफिक्स या प्रीवर्ब अटैच जाता है तो वो मेन वर्ब का मीनिंग चेंज कर देता है. लेट्स से हमारे पास एक रूट वर्ब है हर. तो हर मतलब होता है टू स्टील, चोरी करना. जब हम इसके साथ प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं प्रहर, इसका मतलब है टू स्ट्राइक, उस पर प्रहर करना, अटैक करना, स्ट्राइक करना, मारना, यू नो, प्रहर करना. जब हम उसके साथ एक प्रीवर्ब ऐड कर देते थे आ, तो आहार, जिसका मतलब होता है टू ईट, आहार. देन वी हैव परिहार. तो परिहार मीन्स टू अबैंडन, छोड़ देना, परिहार, छोड़ के आ जाना. वी हैव प्रहार, वी हैव आहार, वी हैव परिहार एंड देन वी हैव हार. तो हमारे पास ये एक मेन हमारा रूट वर्ब क्या है? हार. लेकिन हार में प्रहार लगने से, प्र लगने से उसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया. आ लगने से, आहार से उसका मीनिंग चेंज हो गया. परिहार, परि लगने से उसका मीनिंग चेंज हो गया. सम हैव propounded the theory that the preverbs are not to be regarded as denotative of any meaning but only indicative of some meaning that is actually located in the verb. तो एक तरह से कई लोगों का कहना क्या है, मानना क्या है कि जो प्रीवर्ब्स होते हैं वो वर्ब को, मेन वर्ब को एक कोई मीनिंग डिनोट नहीं कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं कि उस वर्ड में ही, उस मेन वर्ब में ही कहीं ना कहीं एक मीनिंग है जिसको इंडिकेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ प्रीवर्ब. तो किसी को इंडिकेट करना और किसी चीज को डिनोट करना, डिनोट करना मतलब असाइन करना, वो काम उसको डिनोट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, उसे दे रहे हैं मीनिंग. लेकिन हम वहां पर वो जो मेन वर्ब है प्रीवर्ब ऐड करने से, जैसे हमने हार में हमने प्रहार ऐड किया, तो प्र ऐड करने से उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, हम उसको डिनोट नहीं कर रहे हैं. लेकिन एक इंडिकेशन है कि हार में अगर प्र जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा टू स्ट्राइक. निपात कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी हेट्रोजेनियस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. According to Yaska standard interpretation, they do not have any fixed meaning, but each has a variety of meanings, and the contextual factors determine which meaning it has. In Panini's grammar, they have been defined by a list beginning with ka and, as well as described as signifying noun things, asatva. In fact, in Panini, Nipat forms a much broader category of invariant words. तो हमने नाम देख लिया, हमने आख्यात देख लिया, हमने we have also seen उपसर्ग, and now it is निपात. Now we have कर्म pravachniya. These words, mostly preverbs, stand alone in a sentence, that is without being added to any verbs. They signify various meanings, in fact meanings that are assignable to some verb or other. Here karma means verb, hence a karma pravachniya is actually a dummy for a full-fledged preverb plus verb in combination. जैसे कर्म है तो वी हैव कर्म प्रवचनीय. तो कर्म अपने आप में पूरा वर्ब भी है और साथ ही प्रीवर्ब की तरह भी काम करता है. So primary and non-primary meanings of a word metaphor. While discussing the multiple meaning problem, we have seen that a word having multiple meaning may be said to have one primary meaning, as a lexicographer would know, and perhaps several secondary or derived meaning. अब हम देखेंगे कि जो हम इंडियन फिलोसफी की अभी बात कर रहे हैं उसमें ना जनरली हमें थ्योरी ऑफ जो फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज है, हमें
एक ही वर्ड के ना मल्टीपल मीनिंग्स मिलते हैं, प्राइमरी मीनिंग एंड द नॉन प्राइमरी मीनिंग ऑफ वन वर्ड। कैसे दिखते हैं हम समझते हैं। वी मे लिमिट द टर्म्स वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग टू दोज इन विच ईच ऑफ द टू और सेवरल मीनिंग्स वुड बी कंसिडर्ड प्राइमरी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कि एक होता है हमारे पास प्राइमरी मीनिंग, जिसमें कि एक वर्ड होता है जिसका एक प्राइमरी मीनिंग होता है। प्राइमरी मीनिंग मतलब उसको एक तरह से एक अलग स्टेटस दिया जाता है, लाइक काइंड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिलेटेबल, जैसे हम कहें उसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो वर्ड जिस चीज को ट्रांसलेट करता है, जिस चीज को पॉइंट आउट करता है। जैसे स्पेशली न्याय स्कूल की बात करें, क्योंकि न्याय स्कूल क्या है, न्याय इज बेसिकली लॉजिकल रियलिज्म, सो लॉट ऑफ लॉजिक इज इंक्लूडेड इन न्याय। तो हमारे पास लैंग्वेज एंड परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस एंड नॉलेज, बहुत सारी चीजें न्याय स्कूल से मिलती है। गिवन अकाउंट ऑफ दिस फिनोमेना बाय आइडेंटिफाइंग टू डिफरेंट पावर्स इन अ वर्ड। तो हाउ डू द न्याय स्कूल टेल अस कि एक वर्ड है जिसमें दो पावर्स होती है, एक है अभिधान और एक है लक्षण। ओके, now what is abhidhan? That is one of saying, and then lakshan means indicating या pointing, you know, लक्ष्य से निकला है लक्षण, जो कि उसका indicate कर रहा है वो जिस चीज को। तो जो अभिधान है, जो वो वर्ड एक्चुअली बोल रहा है, वो है उसका प्राइमरी मीनिंग, और फिर जो लक्षण है जिस चीज को वो पॉइंट आउट कर रहा है, वो उसका है सेकेंडरी मीनिंग या इंडिकेटरी मीनिंग गिविंग पावर। ओके, द फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी मीनिंग गिविंग पावर, व्हाइल द सेकंड इज कॉल्ड द सेकेंडरी और इंडिकेटरी मीनिंग गिविंग पावर। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने बोला, यू नो, लेट्स सी एक एग्जाम्पल देखते हैं, द विलेज इज ऑन द रिवर गंगा। ओके, हमने ये सेंटेंस लिया, गंगा याम घोषः, द विलेज इज ऑन द रिवर गंगा, ऑन द गंगा। ठीक है, हमने रिवर भी नहीं बोला, चलो हम ये कई बार बोलते कि जो विलेज है इट इज ऑन द गंगा। ठीक है, या फिर तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिवर है वो गंगा के ऊपर है कहीं पर, यू नो, विद इन द वाटर्स, पानी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर द मीनिंग ऑफ द वर्ड गंगा इज गिवन बाय इट्स इंडिकेटरी फेज, इंडिकेटरी पावर एज द बैंक्स ऑफ द गंगा, एंड हेंस द सेंटेंस इज टेकन टू बी डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन दैट द विलेज इज ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। तो जब हमने बोला था विलेज इज ऑन द गंगा, तो यहाँ पे गंगा का अभिधान क्या होगा, द रिवर गंगा। ठीक है, वो बोल क्या रहा है, वो रिवर गंगा, लेकिन इसका इंडिकेटरी पावर क्या होगा, द बैंक्स ऑफ गंगा। तो बोल वो उस गंगा नदी की बात कर रहा है, लेकिन ये चीज यू नो फॉर श्योर है दैट जो पूरा विलेज है वो पानी के ऊपर नहीं है। इट इज ऑन द गंगा मीन्स इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, गंगा के किनारे है। तो गंगा का अभिधान क्या हो गया, द रिवर गंगा, कि हम उस नदी गंगा की बात करें, लेकिन उसका जो लक्षण है, जो इंडिकेशन है, वो किस तरफ है कि वो गंगा के किनारे पे है, उसके किनारे पे वो गांव बसा हुआ है। So on analysis, the Nayikas identified two necessary conditions. दो necessary conditions क्या है? The primary meaning should be a misfit in the context. It would not go with the meaning of other words in the sentence, and the indicated meaning, presumably intended by the speaker, would have to be associated with the primary meaning in some way or the other. यानी कि जो प्राइमरी मीनिंग है कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा द विलेज इज ऑन दी गंगा, सो समवेयर अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब निकलेगा कि जो गांव है वो पानी के ऊपर है, गंगा नदी में जो पानी है उसके ऊपर है। इट वुड मीन दैट मीन्स इट इज नॉट फिटिंग द कॉन्टेक्स्ट कि विलेज पानी के ऊपर कैसे हो सकता है, यू नो, आई मीन इट इज पॉसिबल, बट इस केस में नहीं है बिकॉज विलेज इज नॉट देयर। एंड देन उसके बाद जो उसका इंडिकेटेड मीनिंग है वो प्राइमरी मीनिंग के साथ एसोसिएटेड कैसे है कि विलेज इज ऑन द रिवर गंगा, मतलब बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। ओके, It is to be noted that there are some established ways in the language community by which this metaphorical extension is achieved, and it is not always necessary that the intention of the particular speaker be taken into account. The hearer does not enter into the mind of the speaker, but the context and the other circumstances would make the intended meaning visible to him. तो ये बहुत important part है कि जो speaker कहना चाह रहा है तो वो context ऐसा provide किया यहाँ पे। okay, यहाँ पे कोई भी चीज इस सेंटेंस में, द विलेज इज ऑन द गंगा, इस सेंटेंस का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो ये इंडिकेट ना कर पाए कि गांव पानी पर है। इस पूरे सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इसका यू नो ट्रांसलेशन यही होगा कि जो गांव है वो पानी के अंदर है या पानी के ऊपर है। लेकिन हियरर को कैसे पता चला, यानी कि सुनने वाले पढ़ने वाले को हमें कैसे पता चला कि जो स्पीकर है जो बोल रहा है कि विलेज ऑन द गंगा, उसका मतलब पानी के ऊपर नहीं, उसके गंगा किनारे है, वो हमें कैसे पता चला, कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि बात की जा रही है एक विलेज की, एक गाँव की। हम एक गाँव के एग्जिस्टेंस की बात करें कि एक गाँव कहाँ पर बसा हुआ है। सो जो सर्कमस्टेंसेस है, जो कॉन्टेक्स्ट है उस सेंटेंस का, वो बताता है कि एक वर्ड का इंडिकेटरी मीनिंग क्या है, इंटेंडेड मीनिंग क्या है, कि जो स्पीकर बोलना चाह रहा है उसका मीनिंग क्या है। Rhetoricians and literary critics sometimes argue that there is, besides the primary denotative power and the indicatory power,
a third power of the word, the suggestive power, which is sometimes relevant in poetry and rhetorical speech. A word can thus have a suggested meaning which is not covered by the scope of its primary or indicatory meaning. अब हमने किसका primary meaning देख लिया, हमने किसका indicatory meaning देख लिया. इसके अलावा some people say that there is also a third power in a word. एक word के अंदर तीसरी power होती है जो होती है उसकी suggestive power. और ये suggestive power जो है ना, ये हम अक्सर कविताओं में, पोएम्स में, एंड यू नो काइंड ऑफ लाइक उसमें हमको देखने को मिलता है. हाई क्लास पोएट्री सेज आनंदवर्धन इज दैट वेयर द सजेस्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सेल्स, दैट इज इट इज मोर ब्यूटिफुल एंड मोर चार्मिंग देन द ऑर्डिनरी मीनिंग. It should be noted that the need for the metaphorical and indicatory or transferred meaning, that is the lakshyarth, arises when and only when the primary or normal or lexical meaning does not fit the context. अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो इसका लक्ष्यार्थ है, जो इंडिकेटरी मीनिंग है, वो कब आता है. उसके लिए एक कंडीशन हमने ऑलरेडी देखी है कि प्राइमरी मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं मिसफिट है. अगर सीधा हमने बोल दिया होता द विलेज इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, यहाँ पर हमें कहीं भी इंडिकेटरी पावर देने की जरूरत नहीं है फॉर द वर्ड गंगा. तो यहाँ पर हम गंगा की बात कर रहे हैं. जब ऑन द गंगा के पास दो पावर्स है हमारे पास. गंगा के पास है, एक है द अभिधान, दैट इज यू नो द मीनिंग, the denotative power, or as we call it the primary power जो कि है गंगा नदी, एंड देन द इंडिकेटरी पावर दैट इज द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. तो हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे रूल देख लिया है कि प्राइमरी मीनिंग जब मिसफिट होगा, जब वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यू नो नहीं प्रॉपर हमें मीनिंग दे पाएगा, तभी इंडिकेटरी पावर निकल के आएगा. But the suggested meaning is appealed to only after the literal sentence meaning has been fully comprehended with the help of both normal and metaphorical meaning. This has appeal only to the appropriate hearer. In poetry, it appeals only to the sensitive reader. तो जो suggestive power है, indicatory power तो हमने देख लिया, उसकी condition क्या होगी कि primary meaning जब primary power जो वो misfit है. लेकिन suggestive power की जब हम बात करते हैं तो suggestive power की केस में उसका actual meaning जो है, literally meaning जो है, वो तो पूरा निकल के आएगा, the village is on the banks of river गंगा. लेकिन सिर्फ एक सेंसिटिव रीडर जो होगा, एक अप्रोप्रिएट रीडर होगा, तो उसका सजेस्टिव पावर एक ऐसी चीज है जो लिमिटेड लोगों को या फिर फिल्टर्ड रीडर्स को पता चलेगा. नॉट एवरीबडी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो पोएम में भी ऐसा ही होता है. जब पोएम्स हम लोग पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो कविताओं में एवरीथिंग इज नॉट गिवन डायरेक्टली. ओके, तो सिर्फ फिल्टर्ड क्लास ऑफ पीपल होगा जो उस पोएम को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे. आनंदवर्धन has called it a reverberation of the sense from the sound. Reverberation of the sense from the sound, यानी कि speech जो word है. When the hearer has apprehended that the village is on the banks of the Ganga, from the utterance of the sentence Gangayam Ghosha, he may further comprehend that the speaker here intends to emphasize by this metaphor the natural beauty and simplicity of the place, the village, and hence its excessive proximity to the river has been underlined. So you understand now. बहुत ही simple examples यहाँ पर दिया हुआ है कि जब ये बोल दिया कि द विलेज इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, यहाँ पे इट हैज प्राइमरी पावर, इट हैज नो इंडिकेटरी पावर, क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ है कि बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. लेकिन इसकी सजेस्टिव पावर क्या होगी? द विलेज वाज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. तो जब हम एक स्टोरी में ये पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो विलेज वाज वेरी ब्यूटीफुल, नदी के किनारे बहुत ही अच्छा सा यू नो वेदर एंड एवरीथिंग, द वॉइस ऑफ द रिवर फ्लोइंग विथ यू नो बर्ड्स एंड द फिशेज एंड द ट्रीज एंड द ग्रीनरी एंड एवरीथिंग. उसकी नेचुरल ब्यूटी, पेड़ पहाड़ पौधे, बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ, पंछियाँ, ठंडा ठंडा पानी, एवरीथिंग. तो उसका सजेस्टिव पावर क्या हो गया? एक ऐसी चीज जो बिल्कुल भी एवरीबडी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, हर कोई ये पढ़ के नहीं समझेगा, लेकिन जो एक सेंसिटिव रीडर है, जो एक फिल्टर्ड रीडर है, जो एक पर्पस के साथ यू नो उसको पढ़ता है, वो समझ जाएगा कि जो स्पीकर है वो उसकी नेचुरल ब्यूटी, विलेज की बताने की कोशिश कर रहा है, या जो गंगा रिवर है उसके बारे में, उसकी यू नो सराउंडिंग और उसकी सीरीन कामनेस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है. नाउ वी हैव द क्रिटिसिज्म ऑफ द सेंसिटिव सजेस्टिव पावर. जो अभी हमने नेचुरल ब्यूटी पढ़े, दैट वाज द सजेस्टिव पावर जो सजेस्ट कर रहा है. वर्ड्स मे बी सजेस्टिव बिकॉज पीपल आर सजेस्टेबल. नाउ एक क्रिटिसिज्म जो है, यू नो मोस्ट इंडियन फिलोसोफर्स वुड आर्ग्यू कि एक वर्ड की दो ही मीनिंग होती है, प्राइमरी पावर एंड इंडिकेटरी पावर. दो ही पावर दिया, दो ही मीनिंग होते हैं, इंडिकेटरी मीनिंग और प्राइमरी मीनिंग. देयर इज नथिंग लाइक अ सजेस्टिव मीनिंग, क्योंकि सजेस्टिव पावर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो सजेस्टेबल है, यू नो. But it may become a very subjective factor, as each hearer might have the propensity to be suggestible in different ways. So there are so many different ways कि जैसे अब let's say the village was on the banks of river Ganga. So the village is on the banks of river Ganga.
अब यहाँ पे मान लो कोई एक हियरर है, सुनने वाला है, जिसको पता चला है कि अभी गंगा नदी में फ्लड आया हुआ है, बहुत तेज बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा है, तो वो इस सेंटेंस को कैसे समझेगा कि द विलेज विल बी डिस्ट्रॉयड नाउ, विलेज अब नहीं बचेगा। कोई एक पर्सन है जो उसकी नेचुरल ब्यूटी के बारे में सोचने लग जाएगा, कोई एक पर्सन है जो उसकी कोई और इकोनॉमी के बारे में सोचने पड़ेगा कि कैसे हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं कि सिविलाइजेशंस में जो बड़ी रिवर्स के आसपास होती थी वही सक्सेसफुल सिविलाइजेशंस होती थी, तो गंगा नदी के पास होने मतलब इकोनॉमी वुड बूम अलॉट। तो सजेस्टिव पावर के लिए क्रिटिसिज्म क्या है कि ये बहुत सब्जेक्टिव है। हाउ कैन एनीबडी गेस व्हाट द सजेस्टिव पावर ऑफ दैट सेंटेंस इज? हम कहीं से कहीं तक ये डिराइव नहीं कर पाते, क्योंकि कि वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी की बात की जा रही है, उसकी सेरेनिटी और कामनेस की बात की जा रही है, जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, नेचुरल ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द प्लेस। सो द सजेस्टिव पावर बहुत सब्जेक्टिव है, ये तो पूरी तरह से हियरर के ऊपर, रीडर के ऊपर डिपेंडेंट है। Hence, an account of this power of suggestion can be given in terms of inference by the hearer without attributing a separate power or dispositionality to the word itself. Consider द सजेस्टिव मीनिंग इज हियरर रिलेटिव। ये बात हमने अभी डिस्कस की कि जो उसका सजेस्टिव पावर है, सजेस्टिव मीनिंग है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है हियरर के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर। कंसिडर द अटरेंस द सन हैज सेट, इट विल सजेस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंट मीनिंग्स टू 3 डिफरेंट हियरर्स। अब जैसे ही बोला कि ओके सनसेट हो गया, तो 3 अलग लोगों ने सुना। एक चोर समझेगा वो द सन हैज सेट मतलब उसका टाइम हो गया, रात हो गई, अंधेरा हो गया, वो चोरी करने के लिए निकल सकता है। ओके, अ फार्मर विल अंडरस्टैंड द टाइम टू मीट हिज बिलोवेड इज नियर, कि अंधेरा हो गया, अब छुप के जाके अपने लवर से मिल सकते हैं। प्रीस्ट विल अंडरस्टैंड इट इज टाइम टू से हिज प्रेयर्स, कि सनसेट हो गया है, सनसेट के बाद जो प्रीस्ट को पूजा करनी होती है। सो एक ही सेंटेंस है, लेकिन सजेस्टिव पावर के अकॉर्डिंग तो वो क्या सजेस्ट कर रहा है वो तो कंप्लीटली रीडर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो सजेस्टिव पावर इज समथिंग जिसका क्रिटिसिज्म क्या दिया हुआ है, द सजेस्टिव पावर शुड नॉट, इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रीडर, रीडर के ऊपर है ये। In poetry or literature, there may be well entrenched and well practiced ways of suggesting beauty, charm, and aesthetic rapture through the use of particular words and devices. तो suggestive power के लिए क्या गया है कि poetry में जो suggestive power use होती है ना, वो बहुत ही practiced होती है। वो इस तरह से होती है कि हर reader उसका एक ही meaning derive करे, वो इस तरह से words को put करता है कि वो suggestive power होती है, लेकिन वो suggestion जो कर रही होती है, that suggestion is very much practiced, very much well formed होता है। तभी तो हम जब poems पढ़ रहे होते हैं तो पोएम्स में कैसे पॉसिबल है कि हर किसी को एक ही मीनिंग उसका समझ आता है, एक ही सजेस्टिव पावर दिखती है, बिकॉज उन पोएम्स को वैसे स्ट्रक्चर किया जाता है आफ्टर लॉट ऑफ स्टडी एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्किंग ऑन दैट। दिस हाउएवर कैन हार्डली बी अ प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑन्टोलॉजिकल प्रॉपर्टी इन वर्ड्स कॉल्ड सजेस्टिव पावर। तो ये चीज जो है, दिस इज नॉट इनहेरेंट इन द वर्ड्स, वो उनके अंदर, वर्ड्स के अंदर ऐसे प्रेजेंट नहीं है, उनके नेचर में प्रेजेंट नहीं है। द पावर टू डिनोट और मीन एज वेल एज टू इंडिकेट और सिग्निफाई इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, लेकिन डेजिग्नेटरी powers without which the meaning of sentence would not be comprehended. It has already been noted that sometimes the old metaphorical meaning can be so well entrenched as to gain currency as the lexical meaning. So we have 3 powers, as in to resolve the translational problem we may suggest to use denoting, signifying and suggesting for the 3 powers is abhidha, lakshana and vyanjana. So we have abhidhan, which is the saying power or the primary power या denotative power, denote करना, word का जो actual meaning है। गंगा बोला तो उसका denotion क्या है, the river गंगा, गंगा की बात हो रही है, मतलब हम नदी गंगा की, the village is on the गंगा, मतलब गंगा नदी, that is the प्राइमरी है डिनोटेटिव पावर। उसका डिनोट, हम गंगा नदी को किस वर्ड से डिनोट कर रहे हैं, गंगा से। फिर वी हैव लक्षणा विच इज द इंडिकेटिव पावर, द विलेज इज ऑन द गंगा, मतलब इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। एंड देन द व्यंजना, मतलब की सजेस्टिव पावर, कि अगर वो विलेज गंगा नदी के किनारे, मतलब बहुत सुंदर होगा, काम होगा, शांत होगा, एंड रिसोर्सेज एंड स्टफ लाइक दैट। The speaker's intention, it is called तात्पर्य और the intention of the speaker। हमने hearer की तरफ से तो सुन लिया कि hearer के लिए suggestive power क्या होगा, वो कैसे interpret करेगा, पर जो speaker का तात्पर्य होता है, it's a very commonly used word in Hindi, from bring sandhva. Now bring sandhva, the hearer comprehends that the speaker intends to have some salt brought to him, for he is having dinner at the moment. तो sandhva का मतलब होता है salt, नमक। We may say that the context here, the situation of utterance, helps us to infer or guess the intended meaning of sandhav. This means that an awareness of the speaker's intention acquired through guessing is a condition for cognizing the sentence meaning by resolving the ambiguity in the word sandhava, which can mean either salt or a horse. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्पीकर है उसका इंटेंशन क्या है वो भी हमारे लिए समझना जरूरी, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया सैंधव का। ओके, तो सैंधव जो होता है, सैंधव मतलब ऑल्सो मीन्स नमक, लेकिन सैंधव जो है वो उसको कोई हॉर्स के लिए भी ट्रांसलेट कर सकता है। सो इसी वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सैंधव है,
हमें कैसे पता चला कि ये नमक की बात हो रही है? हमें स्पीकर का इंटेंशन ऐसे पता चला क्योंकि उस समय वो बैठ के डिनर खा रहा है, यू नो द पर्सन इज हैविंग डिनर, खाना खा रहा है। तो ऑफकोर्स ये बात है, अगर वो खाना खाते वक्त अगर सेंथ ऑफ की बात बोलेगा तो उसका मतलब नमक से ही है एंड नॉट अ हॉर्स, घोड़े की बात नहीं चल रही है। Ambiguity and contextual factors. It is well known that most words are ambiguous in a natural language and contextual factors are more often than not determine for us the exact meaning of a word. Context के वजह से हमें वर्ड का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, वरना लैंग्वेज में बहुत एम्बिग्विटी है। एक ही वर्ड को कितने अलग अलग उसके लिए यूज़ करा जाता है, उसके कितने सारे मीनिंग्स होते हैं। In recognition of this point, some philosophers of India prepared a list of such relevant factors and illustrated how the meaning is determined. कि मीनिंग, किसी भी वर्ड का मीनिंग पता करना है, क्योंकि बहुत एम्बिग्विटी है, बहुत ही कन्फ्यूजन है, बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं कि वर्ड के, तो उसके लिए कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, उसका कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, उसके सर्कमस्टांसेस किस बैकग्राउंड में वो सेट है। वी मे फॉलो पार्ट 3 टू गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ द मीनिंग्स ऑफ एम्बिगुअस एंड इक्विवोकल एक्सप्रेशंस आर रेंडर्ड प्रिसाइज बाय दीज कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, कि कैसे कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं। Part 3's list was adopted by and large by the later philosophers when they talked about the problems of ambiguous expressions. So we have some examples here. Let's say पहला वाला है association. The word Hari is used to mean various things. It is a name for Vishnu, or it may mean a monkey or some other creatures. But the phrase Hari with a conch and a discus would be rendered unambiguous, for it would refer to Vishnu because of its association with the conch and discus. तो भारती ने एक लिस्ट दी थी कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, क्या क्या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है जिससे हम किसी वर्ड का मीनिंग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मतलब है। हरी, हरी किसी कलर के लिए भी हो सकता है, हरी रंग की समथिंग, हरी रंग की लेट्स कैन बी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। टोपी, सो हरी टोपी, हरी कैन ऑल्सो मीन द नेम ऑफ विष्णु, विष्णु जी का नाम भी हरी जिनको बोलते हैं। सो हरी को जब हम एसोसिएट करते हैं एक शंख के साथ, एक चक्र के साथ, कॉन्च एंड डिस्कस, शंख एंड चक्र, तब हम डिटरमिन कर पाते हैं कि हरि यहाँ पे विष्णु के अवतार की बात की जा रही है। फिर वी हैव डिसोसिएशन, एक तो हमने एसोसिएट करा, द वर्ड धेनु मे मीन ईदर अ काउ और अ मेयर, बट द एक्सप्रेशन अ धेनु विदाउट इट्स स्कार्फ वुड will be unambiguous, with accompanying words implied dissociation, which tells us that we are obviously talking about a cow which is now without its calf. तो एक धेनु जो होता है ना, धेनु घोड़ी को भी बोलते हैं, धेनु गाय को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, डिसोसिएट करा। हमने क्या बोला, धेनु विदाउट इट्स काफ, धेनु जो कि अपने बछड़े के बिना है। तो हमने जैसे ही बछड़ा बोला समझ आ गया कि धेनु यानी एक गाय की बात करी और एक घोड़ी के नहीं। फिर एक एसोसिएशन, डिसोसिएशन, वी हैव म्यूचुअल एसोसिएशन। द नेम राम इन राम एंड लक्ष्मण मस्ट refer to the brother of Lakshman and not to Balram, the brother of Krishna, also called Ram for the sake of brevity. In general, this can also be called association or dissociation, but the Sanskrit compounds are its typical examples. Here we may note that the words denoting association or dissociation with or without are not used as in the previous two cases. तो हमको पहले एसोसिएशन में विथ मिला, डिसोसिएशन में विदाउट मिला। म्यूचुअल एसोसिएशन जो है वो दोनों हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, डिसोसिएशन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस क्या था कि हम विथ और विदाउट यूज नहीं करते हैं। तो जैसे हमने राम ये नहीं बोला राम विथ लक्ष्मण एंड राम विदाउट बलराम, क्योंकि राम हम एक वो भी राम के लिए बोलते हैं हु इज द हस्बैंड ऑफ सीता, एंड हम कृष्ण जी को भी राम ही बोलते हैं, कृष्णा को भी राम के नाम से ही बोलते हैं। सो यहाँ पर हमने विथ और विदाउट का यूज नहीं है, लेकिन हमने एसोसिएशन भी कर लिया, डिसोसिएशन भी कर लिया। हमने राम को लक्ष्मण के साथ भी एसोसिएट कर लिया और बलराम से डिसोसिएट भी कर लिया। वी हैव हॉस्टिलिटी और ऑपोजिशन। Chaya may mean beauty or shade, chaya. But in the compound chaya and light, it is obviously means shade. All these four conditions can be called the general determination of meaning through association. तो association, dissociation, mutual association और hostility या opposition. हमने opposition छाया और धूप और छाया, तो धूप और छाव। तो छाया का मतलब ब्यूटी भी हो सकता है, सुंदरता भी हो सकता है, छाव भी हो सकती है। लेकिन हमें कैसे पता कि हम कौन से शैडो की बात करें, बिकॉज हमने बोला धूप और छाया। तो छाया यहाँ पर ब्यूटी का मतलब नहीं, यहाँ छाव का ही मतलब है, शेड। ये चारों एक तरह से एसोसिएशन ही है, जो हमने एसोसिएशन, डिसोसिएशन, म्यूचुअल एसोसिएशन और हॉस्टिलिटी और ऑपोजिशन पढ़ा। Then we have purpose. Sthanu may mean a pillar or Lord Shiva. In worship Sthanu, the purpose is obviously served by the latter meaning. अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक पर्पस दिया, स्थानु की पूजा करो। पर्पस क्या है, स्थानु की पूजा करना। यहाँ पर हमने पर्पस दिखाया एंड वी क्लियर कि हम किसी खंबे की बात नहीं कर रहे, हम लोग लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, ब्रिंग सैंधव, ठीक है, खाना खाते समय हमने बोला कि सैंधव लेकर आओ, यानी नमक की बात करते। ये कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन ने वर्ड के मीनिंग को क्लियर करा।
Indicatory sign. Some sign may be present in the larger context within a passage, and this may help to resolve the ambiguity. In example, the wet pebbles are placed on the altar. The pebbles may be soaked in any liquid, but since the context mentions clarified butter, we have to understand that it is an indicatory sign that the pebbles are first to be soaked in clarified butter and then placed on the altar. तो यहाँ पर हमने बोला wet pebbles. ओके, वेट पेबल्स आर प्लेस्ड ऑन दी ऑल्टर. यहाँ पर इंडिकेशन हमें क्या मिला? वेट पेबल्स यानी गीले पत्थर, यानी कि घी में डुबे हुए. वी हैव प्रॉक्सिमिटी विद अनदर वर्ड. जब एक ही वर्ड क्लोजनेस होती है, जैसे कि दिस इज ऑल्सो एसोसिएशन. ये भी तरह से एसोसिएशन है कि हम एसोसिएट ही कर रहे हैं किसी के साथ. लॉर्ड द डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज, तो यहाँ पर हम लॉर्ड शिवा की ही बात कर रहे हैं, ठीक है. एंड रिफर टू लॉर्ड शिवा हियर, ऑल्दो द किंग कैन बी कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज. सो इट्स लाइक ये भी हो सकता है कि लॉर्ड के लिए राजा का भी बोल रहे हो कि द डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज, द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी सिटीज. बट या एसोसिएशन हमने यहाँ पर बेसिकली दूसरे वर्ड्स के साथ, लाइक द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी. कैपेसिटी, आई एम इंटॉक्सिकेटेड विद मधु. हियर मधु वुड मीन वाइन एंड नॉट द स्प्रिंग सीजन. मधु उसका भी सीजन का भी नाम होता है, एंड देन हनी या फिर मधु शराब का भी नाम होता है, वाइन का. सो इट इज लाइक इंटॉक्सिकेटेड, मधु का नशा. सो इट्स लाइक अगेन capacity, propriety. We have place. There stands the master. The master will refer to the king or the human master, not gone. क्योंकि हमने place, there stands the master. Master वहाँ पर खड़े हुए हैं. So of course it would mean कि human master या king या कोई उस टाइप के, not भगवान की बात नहीं कर रहे हैं. Time. In Chitrabhanu shines. The subject will mean the sun if the sentence is spoken at daytime. The fire or light if it is spoken at night. तो टाइम है, प्लेस है, प्रोप्राइटी है, कैपेसिटी है, जेंडर है, एक्सेंट है. समटाइम्स ग्रामेटिकल डिवाइसेस जैसे जेंडर एंड एक्सेंट रिवॉल्व एम्बिग्विटी. मित्र, मित्रा. तो इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु और इंद्र शत्रु. तो इट्स लाइक one who killed one whose killer is Indra and then killer of Indra. तो एक है इंद्र शत्रु यानी कि जो इंद्र का एनिमी है. मित्र, मित्रा. तो उस तरह से हम एक्सेंट से भी जेंडर भी क्लैरिफाई कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स है. और द अबव लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव नॉर इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. फॉर सम ऑफ द फैक्टर्स ऑब्वियसली ओवरलैप, जैसे हमने प्रॉक्सिमिटी विथ वर्ब्स, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ये ओवरलैपिंग चीज है. दे कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड अंडर कॉन्टेक्चुअल एंड ग्रामेटिकल फैक्टर्स. The contextual may be subdivided under verbal, non-verbal और situational. Besides, in most cases, the psychological factor association plays a crucial role. तो सबसे ज़्यादा common तो association ही है, जो कि psychological factor है. हम associate, dissociate करते हैं. लेकिन इसके अलावा हमारे पास situational factors भी, हमारे पास grammatical भी है, situational में हमारे पास verbal है, non-verbal है, and we have then we have grammatical and contextual. Contextual में we have verbal, non-verbal and situational. Situation या time या place के हिसाब से. The word object relations, is it conventional or eternal? Vaisheshika Sutra says that the relation between word and meaning is a matter of convention, samay. This is a general view of the Nyaya as well as Vaisheshika. This is held in opposition to the Radha. Okay, he then goes on to say that in a book called Samgraha, Lost Joseph Retrovyadi, this topic has been elaborately examined. The general solution is that although the word is eternal, that is permanent, sometimes we have to treat it as non-eternal as being produced by a vocal organ. तो the thing is कि हर word का meaning जो है ना, ऐसा बोला गया कि every word is also divine origin का है, तो उसका meaning eternal है. लेकिन कई बार हमें उसकी एटर्नैलिटी को वर्ड से डिसोसिएट भी करना पड़ता है. तो संग्रह में क्या बोला गया है कि देन पतंजलि रेजेस अ मोर रेलेवेंट क्वेश्चन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस कात्यायन's वर्तिका which states that the relation between word and meaning is eternal सिद्ध, given to us not created by us. कि हर वर्ड का जो मीनिंग है वो हमने क्रिएट नहीं किया, वो वर्ड वैसे ही वैसे वो डिवाइन ओरिजिन है उसकी, भगवान ने बोले हैं वो वर्ड्स. फॉर पतंजलि कंटिन्यूज इवन द थिंग द सब्सटेंस कैन बी रिगार्डेड एज परमानेंट व्हाइल द फॉर्म ऑफ इट में अंडरगो चेंज. तो पतंजलि इसका सोल्यूशन कैसे देते हैं? कई सारे वर्ड्स हैं जो वर्ड्स हम पहले किस तरह से यूज करते थे, अब किस तरह से यूज करते हैं, उनका बहुत कुछ अटरेंस चेंज हो गया है, उनको बोलने का तरीका चेंज हो गया है. एक एग्जाम्पल जैसे कोलकाता, कैलकाटा. तो यहाँ पे पतंजलि इसका जस्टिफिकेशन कैसे देते हैं, इसका क्लियरेंस कैसे देते हैं कि जो वर्ड है वो तो डिवाइन है. जैसे सब्सटेंस जो होता है वो परमानेंट होता है, लेकिन सब्सटेंस का फॉर्म चेंज होता रहता है. तो उसी तरह से वर्ड इज परमानेंट, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, उसका यूसेज, उसका बोलने का तरीका यूज हो सकता है, उसकी आकृति चेंज हो सकती है. फॉर्म नहीं लेकिन आकृति इज बेसिकली फॉर्म ओनली. हाउ डू वी नो दैट द वर्ड मीनिंग रिलेशनशिप इज एटर्नल और नॉन डिराइव्ड, दैट इज नॉट क्रिएटेड और कन्वेंशनल? पीपल आर सीन टू बी यूजिंग वर्ड्स टू कन्वे मीनिंग्स बट दे डू नॉट मेक एन एफर्ट टू मैन्युफैक्चर वर्ड. तो हमें कैसे पता चलता है कि जो वर्ड्स हैं वो डिवाइन ओरिजिन के, हमने क्रिएट नहीं किया, वो हमें मिले हैं एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, और हमें गॉड से मिले. बिकॉज एक एग्जाम्पल यहाँ पर उसका जस्टिफिकेशन कैसे देते हैं कि हम कभी वर्ड्स बनाते नहीं हैं, हम हमेशा उनको यूज करते हैं. वी डू नॉट
यूजुअली अप्रोच ग्रामेरियंस एंड आस्क देम टू मैन्युफैक्चर वर्ड्स फॉर यूज. हम कभी नहीं बोलते कि किसी लैंग्वेज पर्सन के पास या ग्रामेरियन के पास जाके हम बोलते कि यार हमें ये सब बोलना है, दो चार हमें वर्ड्स बना के दे दो. वी डोंट से दैट. Jamini in his Mimamsa Sutra says that the relation between word and meaning is non-derived और uncreated, यानी औत्तपत्तिका. तो जामिनी का भी कहना क्या है कि जो वर्ड है और उसका जो मीनिंग है इट्स काइंड ऑफ एटर्नल, परमानेंट. एटर्नलिटी और परमानेंस की बात कर रहे हैं हम. ओके, नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन कंडीशंस कन्वेंशन, कि हमने ह्यूमंस ने वर्ड्स को या उनके मीनिंग्स को क्रिएट नहीं किया है. और इसका एग्जाम्पल हमारे पास कहाँ है कि हम लोग कभी भी नए वर्ड्स क्रिएट नहीं करते हैं. तो सबारा क्या बोलते हैं कि औत्तपत्तिका मीन्स नॉट क्रिएट बाय ह्यूमन कन्वेंशन, जो उसको ह्यूमंस ने क्रिएट नहीं किया. अब हमें सबारा जो है वो उसके हमें कुछ पॉइंट्स देते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए. मियर कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज एसोसिएटेड इन आवर स्पीच एंड द ऑब्जेक्ट इट रिफर्स टू इज लोकेटेड ऑन द फ्लोर. हमने बोला पॉट, हमारे मुंह से पॉट निकला, लेकिन पॉट एक्चुअली रखा कहाँ है, जमीन के ऊपर रखा है. तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वर्ड और ऑब्जेक्ट के बीच में वो मैन मेड है, नॉट नेचुरल नॉर एटर्नल. क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे पॉट बोलते ही जैसे हम एक पॉट को एक रस्सी से बांधते हैं उसी तरीके से हमने एक वर्ड को उस ऑब्जेक्ट के साथ बांधा है, पॉट. इफ द कनेक्शन, अगर हम कनेक्शन जैसे होता तो अगर डिवाइन होता तो जैसे हमने स्वीट बोला था और हमारे मुंह में स्वीट का टेस्ट आ जाता है, हमने नाइफ बोला था तो नाइफ से हमें कट लग जाता. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, लाइक लेट्स टॉक अबाउट कनेक्शन सी. कनेक्शन सी जो है वो इन दोनों के बीच का कनेक्शन है. So let's see. The question arises, Ala Savara, if there is C, any connection between a word and its object, ऐसा क्यों होता है कि वर्ड के बोलते ही हमें वो वर्ड हमारे सामने दिखता नहीं है, हम उसको कॉग्नाइज नहीं करते. यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल कैसे मिलते हैं. दस द फॉर्म इज द प्रॉपर ऑब्जेक्ट. तो फॉर्म क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, और अर्थ जो है वो वर्ड का मीनिंग है. और जो नॉन क्रिएटेड नेचर है ऑफ सच अ वर्ड ऑब्जेक्ट रिलेशन कैन बी इजिली विंडिकेटेड, कि जो ऑब्जेक्ट और वर्ड के बीच का रिलेशन है, वर्ड और मीनिंग अलग चीज है, वर्ड और ऑब्जेक्ट अलग चीज है. वो क्रिएशन जो है, जो कि वर्ड और ऑब्जेक्ट के फिजिकल ऑब्जेक्ट के बीच में है, वो ह्यूमन क्रिएटेड है. वी कैन नॉट फाइंड नॉर कैन वी रिमेंबर नॉर कैन वी नो फ्रॉम एनी अदर सोर्स द पर्सन और पर्सन्स हु क्रिएटेड द कन्वेंशन फॉर सी. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वर्ड और ऑब्जेक्ट के बीच का कनेक्शन जो है वो गॉड मेड नहीं है. पहला, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कनेक्शन किसने बनाया, हमें ना तो कभी याद आता है, तो वो कन्वेंशनल नहीं हो सकता. इट इज नेचुरल एंड अनक्रिएटेड. सेकंड, इन अदर वर्ड्स द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज सपोजेस कनेक्शन सी विच प्रूव्स द अनक्रिएटेडनेस, दैट इज नॉन कन्वेंशनलिटी ऑफ कनेक्शन सी. सो द थिंग इज कि एक बच्चे को लर्न करना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि उसको पहले से वो लैंग्वेज आती है. एंड तो वी हैव 3 बेसिकली कि फॉर्म इज द ऑब्जेक्ट, अर्थ इज द मीनिंग. अगर ऐसा होता, अगर वर्ड और ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन होता तो वर्ड बोलते ही वो ऑब्जेक्ट आ जाता. हमें नहीं पता. दूसरा पॉइंट है कि हमें नहीं पता वो किसने बनाया है. और तीसरा पॉइंट ये है कि हमें वो सिखाना पड़ता है. तो उसकी अनक्रिएटेडनेस, ऐसा नहीं कि बच्चे को पहले से हर वर्ड का मीनिंग पता है, हमें सिखाना पड़ता है. The community usually remembers the conventions but not the originators of such conventions. In a few cases, do we remember the originators such as Panini and Pingala. तो पाणिनि के जो हमने ग्रामर की बुक पढ़ी संस्कृत में, it's quite famous, but then again हमें सबका नाम नहीं पता, सारे कन्वेंशंस का नहीं पता जो किसने क्रिएट किया. However, some Naikas resort to the theory of the origin of language from God, the creator. According to this view, in the beginning of creation, God created the convention and taught them the use of language. This theory has biblical overtones. It seems that both theories contain some grains of truth. If you believe in conventionalism and then in its extreme interpretation, language becomes entirely dependent on the whims of the language user. कि वो conventional है या वो non conventional है. Conventional है तो वो humans का कहीं ना कहीं उसमें रोल आ जाता है, non conventional है तो purely based on God. In that case, we may end up with a Humpty Dumpty theory of the meaning.